हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सीडीपी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, बाल विकास का सही अर्थ है। तो बाल विकास का इनमें से क्या सही अर्थ हो जाएगा? ऑप्शन ए है केवल शारीरिक वृद्धि है, ऑप्शन बी है केवल मानसिक विकास है, ऑप्शन सी है सर्वांगीण विकास है, या फिर ऑप्शन डी केवल भावनात्मक विकास है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सर्वांगीण विकास है बाल विकास। ठीक है, बाल विकास का सही अर्थ यह है कि सर्वांगीण विकास है। तो अब अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की आयु होती है। तो शैशवावस्था की जो आयु होती है वह होती है 0 से 2 वर्ष, यानी जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, बालक का सबसे तेज शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शैशवावस्था में सबसे तेज शारीरिक विकास होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, विकास जन्म से लेकर किस तक चलता है, यानी कब तक चलता है? तो उसका जो सही जवाब है वह मृत्यु तक चलता है। जो विकास है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता ही रहता है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं होगा? तो उसका जो सही जवाब है समानता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इनमें से किसने दिया? फ्रायड, स्किनर, पियाजे या फिर कोहलर ने? ये हमारे ऑप्शन है। तो इसमें से जो उसका सही जवाब हो जाएगा वह है पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था की आयु है। क्या आयु है संवेदी गामक अवस्था की आयु? तो इसका जो सही जवाब है वह है 0 से 2 वर्ष। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, प्रतीकात्मक चिंतन किस अवस्था में होता है? तो इसका हमें सही जवाब ढूंढना है। इनमें से कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में आती है? तो इन ऑप्शन में से हमें सही जो ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा वह ढूंढना होगा। तो राइट आंसर है मूर्त संक्रियात्मक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, अमूर्त चिंतन किस अवस्था में होता है? तो अमूर्त चिंतन किस अवस्था में होता है? तो उसका सही जवाब है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन है पियाजे, कोहलर, फ्रायड और वाइगोत्स्की। तो इनमें से किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है फ्रायड ने दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने स्तर हैं? तो इनके अनुसार व्यक्तित्व के कितने स्तर हैं? तो इसका सही जवाब है 3 स्तर हैं व्यक्तित्व के। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है, ईड कार्य करता है। तो इनमें से क्या किस पर कार्य करता है? नैतिकता पर, वास्तविकता पर, या सुख सिद्धांत पर, या सामाजिक नियमों पर? तो इसका सही जवाब है सुख सिद्धांतों पर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोहलर, सॉरी कोलबर्ग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की अवधारणाएं हैं, कितनी अवधारणाएं हैं? तो उनका जो उत्तर है वह है ऑप्शन बी, 3 अवधारणाएं हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा बंडूरा ने दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बंडूरा। अब अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत संबंधित है। तो किससे संबंधित है सामाजिक अधिगम सिद्धांत?
तो ऑप्शन है दंड से, पुरस्कार से, अनुकरण से या स्मृति से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुकरण से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है प्रोत्साहन यानी कि री का सिद्धांत किसने दिया? री का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की का सिद्धांत संबंधित है, तो इनमें से किससे संबंधित है वाइगोत्स्की का सिद्धांत? तो ऑप्शन है जैविक विकास, ऑप्शन बी है सामाजिक सांस्कृतिक विकास, ऑप्शन सी है भावनात्मक विकास या फिर ऑप्शन डी नैतिक विकास। तो क्या होगा सही उत्तर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक सांस्कृतिक विकास, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है जेडपीडी यानी कि निकटतम विकास क्षेत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन है बुद्धि, स्मृति, सीखने की क्षमता या फिर व्यक्तित्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने की क्षमता से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है बुद्धि परीक्षण का जनक कौन है? तो बुद्धि परीक्षण का जनक इनमें से हो जाएगा बिने, साइमन बिने, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है आईक्यू का सूत्र किसने दिया? इनमें से आईक्यू का सूत्र किसने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टर्मन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने क्या दिया था? बुद्धि परीक्षण का जो है सिद्धांत या सूत्र दिया था। ठीक है, बुद्धि परीक्षण, और इन्होंने क्या दिया था? आईक्यू का सूत्र। तो इनमें कंफ्यूजन हो जाता है अक्सर करके, तो याद रख लेंगे, पास पास दोनों आ गए प्रश्न। ठीक है, तो इनका है आईक्यू सूत्र और इनका है बुद्धि परीक्षण। ठीक है, देख लेते हैं क्या प्रश्न था। बुद्धि परीक्षण का जनक कौन है? बिने है, साइमन बिने, और आईक्यू का सूत्र किसने दिया था? टर्मन ने। ठीक है, अब अगला प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो बहुबुद्धि सिद्धांत इनमें से किसने दिया था? तो गार्डनर ने दिया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है गार्डनर के अनुसार बुद्धियों की संख्या है, तो इनके अनुसार बुद्धियों की संख्या कितनी है? 6, 7, 8, 9। तो इनके अनुसार बुद्धियों की संख्या है 8, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है रचनात्मकता का संबंध है यानी कि क्रिएटिविटी का संबंध किससे है? स्मरण से, अनुकरण से, नवीनता से या फिर अभ्यास से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवीनता से है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है सीखने का अर्थ है, तो सीखने का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? अस्थाई परिवर्तन नहीं, स्थायी परिवर्तन हो सकता है, शारीरिक परिवर्तन नहीं, जन्मजात परिवर्तन नहीं। तो इसका सही जवाब है स्थायी परिवर्तन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें स्थायी सीखने का अर्थ ही होता है कि स्थायी परिवर्तन। अब अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक का नियम है, तो थॉर्नडाइक का नियम इनमें से कौन सा है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो यह सभी नियम इनके हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है प्रेरणा का अर्थ है, तो प्रेरणा का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? सीखने में बाधा नहीं, गलत हो गया। लक्ष्य की ओर प्रेरित करना, हाँ हो सकता है। दंड देना बिल्कुल नहीं, भय उत्पन्न करना बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, तो आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? पुरस्कार, प्रशंसा, रुचि और दंड। तो पुरस्कार तो बाहरी प्रेरणा है, प्रशंसा भी बाहरी प्रेरणा है, रुचि जो है आंतरिक प्रेरणा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का अर्थ है, तो इनमें से समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? ऑप्शन है केवल सामान्य बच्चे नहीं, केवल दिव्यांग बच्चे नहीं, केवल प्रतिभाशाली बच्चे ये भी नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा सभी बच्चों को साथ में शिक्षा, यानी कोई बच्चा अगर दिव्यांग है या फिर मानसिक रूप से पिछड़ा है तो उसको यह एहसास भी ना हो कि उसके लिए अलग से कुछ किया जा रहा है। सबको एक साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में शामिल नहीं है, क्या कौन नहीं शामिल इसमें है? दृष्टिबाधित नहीं शामिल है, श्रवण बाधित भी नहीं शामिल है और प्रतिभाशाली भी नहीं शामिल है। तो विशेष बच्चों में शामिल नहीं होंगे सामान्य बच्चे, जो सामान्य हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो भी विशेष बच्चों में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन
डी करेक्ट हो गया। अब अगला प्रश्न है, सीखने में सबसे प्रभावी विधि है, तो इनमें से जो सबसे प्रभावी विधि होगी वो कौन सी होगी? रटने की विधि नहीं हो सकती, दंड की विधि भी नहीं हो सकती, क्रियात्मक या व्याख्यान विधि हो सकती है। तो इनमें से हमारा कोई एक उत्तर हो सकता है। तो जो सही उत्तर है वह है क्रियात्मक विधि, व्याख्यान विधि भी नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है, ठीक है, नियंत्रक की नहीं, निर्देशात्मक नहीं, मार्गदर्शक की और निर्णायक की नहीं हो सकती, मार्गदर्शक की होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका किसकी होती है? मार्गदर्शक की होती है, यानी वो सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता है। अब अगला प्रश्न है, बालक का सामाजिक विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है, कहाँ से प्रभावित होता है? विद्यालय से, परिवार से, मीडिया से या फिर पुस्तक से? तो उसका जो सही जवाब है वह सबसे ज्यादा वह समय देता है अपने परिवार को, तो इसीलिए जो बालक है उसका सबसे ज्यादा विकास प्रभावित होता है उसके परिवार से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, भावनात्मक विकास का संबंध है किससे? सोच से, अनुभूति से, स्मृति से या तर्क से? तो उसका जो सही जवाब है वह है अनुभूति से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है, तो किसी किशोरावस्था की मुख्य विशेषता इनमें से क्या है? स्थिरता, तीव्र परिवर्तन, निष्क्रियता, निर्भरता? तो इनमें से क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो राइट आंसर हो जाएगा तीव्र परिवर्तन। किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है, व्यक्तित्व का विकास किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है आनुवंशिकता, वातावरण। तो व्यक्तित्व का विकास इन दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है, सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है, तो सीखने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इनमें से क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम, शिक्षक, प्रेरणा या फिर अनुशासन? तो इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रेरणा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है, बालक की पहली पाठशाला होती है, तो बालक की पहली पाठशाला इनमें से क्या होती है? विद्यालय नहीं, समाज, परिवार या फिर खेल का मैदान? तो खेल का मैदान भी नहीं हो सकता है। समाज या परिवार में से अगर बात करें तो परिवार होगा। सबसे जो पहली पाठशाला होती है वह परिवार ही उसका होता है, बच्चे का। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधिगम का लक्षण है? तो हमको यह बताना है कि अधिगम का लक्षण कौन सा है। अस्थायी अधिगम होता है? नहीं। जन्मजात नहीं होता, आकस्मिक भी नहीं होता। तो जो अधिगम है वह स्थायी हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, स्मृति का संबंध है, तो स्मृति का संबंध इनमें से किससे हो जाएगा? सीखने से, भूलने से, पुनः स्मरण से या उपरोक्त सभी से? तो स्मृति का संबंध उपरोक्त सभी से है। सीखने से भी होता है और भूलने से भी और पुनः स्मरण से भी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है, ध्यान का विकास किस पर निर्भर करता है? तो ध्यान का विकास इनमें से किस पर निर्भर करता है? तो उसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर होता है। ठीक है, रुचि पर, आयु पर और अभ्यास पर। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब अगला प्रश्न है, भाषा विकास सबसे पहले किसमें होता है? तो हमें यह बताना है कि भाषा विकास सबसे पहले किसमें होता है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा श्रवण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले बालक सुनता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, खेल का बाल विकास में महत्व है क्योंकि? तो खेल का महत्व बाल विकास में क्यों है? मनोरंजन के लिए, सीखने का माध्यम है, समय व्यतीत करना, थकान? तो ये तो नहीं हो सकता, मनोरंजन भी नहीं हो सकता और समय व्यतीत करना भी नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा सीखने का माध्यम है। खेल खेल में बालक काफी कुछ सीखता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे, सीखने का सर्वोत्तम वातावरण है इनमें से कौन सा? भयमुक्त हो सकता है, दबाव युक्त नहीं, भय युक्त लिखा हुआ है तो भय युक्त भी नहीं होता है,
कठोर भी नहीं हो सकता। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, सहयोगात्मक वातावरण है वह सीखने के लिए सबसे अच्छा वातावरण है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, बालक में नैतिकता का विकास होता है। नैतिकता का विकास बालक में कहाँ से होता है? जन्म से? नहीं। अनुभव से, विद्यालय से, समाज से? तो इन तीन में से हमारा कोई एक उत्तर होगा। तो समाज से भी नहीं, विद्यालय से भी नहीं, किससे होता है? अनुभव से होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, दंड का प्रभाव होता है। तो दंड का प्रभाव इनमें से क्या होता है? सकारात्मक होता है? नहीं। नकारात्मक हो सकता है? स्थायी नहीं। और प्रेरणादायक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सकारात्मक भी नहीं, स्थायी भी नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा नकारात्मक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, सीखने की गति सबसे तेज होती है। तो यानी किस अवस्था में सीखने की गति जो है सबसे तेज होती है? तो सबसे तेज होती है बाल्यावस्था में, बच्चे के सीखने की गति सबसे तेज होती है। तो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, बालक का व्यक्तित्व सर्वाधिक प्रभावित होता है किससे? मित्रों से? नहीं। शिक्षक से? नहीं। समाज से भी नहीं। और किससे होता है? माता पिता से सबसे ज्यादा बालक का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है। तो इसका जो सही जवाब है वह है एक सीख का दूसरी पर प्रभाव, यही अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, सकारात्मक स्थानांतरण का अर्थ है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है पहला, सीखने में बाधा। नहीं, क्योंकि सकारात्मक है तो सीखने में बाधा हो ही नहीं सकता। कोई प्रभाव नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई प्रभाव ना हो। और भूल ये भी नहीं होगा क्योंकि सकारात्मक है तो सीखने में सहायता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन है परीक्षा हेतु, शिक्षक हेतु, और बालक को समझने हेतु। ठीक है, तो इसमें से ये सभी सही है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, शिक्षक को बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो कठोर व्यवहार करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तटस्थ या सहानुभूतिपूर्ण या फिर उदासीन? उदासीन भी नहीं व्यवहार करना चाहिए। तो इन दोनों में से कौन सा जो है उत्तर सही होगा? तो सबसे जो सही है विकल्प वह है विकल्प सी, सहानुभूतिपूर्ण जो है व्यवहार होना चाहिए शिक्षक का बच्चों के साथ में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब अगला प्रश्न है, सीखने में रुचि बढ़ाने का साधन है। तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि बालक में सीखने की रुचि बढ़े? तो दंड, अगर दंड देंगे तो रुचि तो नहीं बढ़ेगी, तो गलत हो जाएगा। डर से भी नहीं, खेल से हो सकती, परीक्षा से, परीक्षा से भी बच्चे डरते हैं, तो सबसे सही हो जाएगा खेल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, आत्म अवधारणा का संबंध है। तो इनमें से किससे हो जाएगा? दूसरों से? नहीं, क्योंकि आत्म अवधारणा लिखा है तो दूसरों से नहीं, समाज से भी नहीं, विद्यालय से भी नहीं। तो इसका सही जवाब है स्वयं से। आत्म अवधारणा का जो संबंध है वह स्वयं से है। तो अब अगला प्रश्न है, बालक सबसे अच्छा सीखता है। तो बालक सबसे अच्छा कब सीखता है? दबाव में? दबाव में क्यों सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। भय में भी नहीं सीख पाएगा। चुप रहकर तो बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा। तो इसका सही जवाब है सक्रिय रहकर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है, सीखने की व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है। तो सीखने की व्यक्तिगत भिन्नता का कारण क्या है? बुद्धि, रुचि, वातावरण? यह सभी हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन है। कैसा अध्ययन है बाल विकास का? स्थिर, गतिशील, अस्थाई, या फिर सीमित? तो इसका सही जवाब है गतिशील है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है, बालक की रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। किससे बढ़ावा मिलता है भाई? हमारे जो विकल्प हैं वो ये दिए हुए हैं कि रटने से नहीं, दंड से नहीं, भय से भी नहीं मिलता है। तो जो क्रिएटिविटी कब आती है? जब बच्चों को स्वतंत्र छोड़ा जाता है।
तभी वो अपने मन से कुछ नया करने का प्रयास करते हैं और कुछ नया करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, अधिगम का उद्देश्य है, अधिगम का मुख्य उद्देश्य है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, यानी कि सीखना। तो सीखने का मुख्य उद्देश्य होता है परीक्षा पास करना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिग्री प्राप्त करना? ऐसा भी नहीं है। नौकरी पाना? ऐसा भी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न है, शिक्षक का मुख्य कार्य है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? पढ़ाना? नहीं। पढ़ा दिया, पढ़ा के चले गए। अब बालक को समझ में आया है या नहीं आया है, तो सिर्फ पढ़ाना तो नहीं हो सकता। अनुशासन? सिर्फ अनुशासन सिखाने से भी नहीं, मूल्यांकन करने से भी नहीं। तो शिक्षक का कार्य होता है मार्गदर्शन का, कि वो बच्चे को मार्ग दिखाए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी। मार्गदर्शन का कार्य होता है शिक्षक का, गाइडेंस देना, गाइड करना। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न है, बालक की भावनाओं को समझना आवश्यक है क्योंकि। तो भाई बालक की भावनाओं को क्यों समझना है? तो हमें इन विकल्पों में से बताना है क्यों समझना है। अनुशासन हेतु नहीं, परीक्षा हेतु नहीं, नियंत्रण हेतु नहीं। क्यों नियंत्रित करेंगे बालक को? तो बालक की भावनाओं को समझना इसलिए जरूरी है कि प्रभावी शिक्षण हो सके। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया है। तो सीखने की प्रक्रिया क्या है? एक तरफा है? नहीं, एक तरफा तो नहीं हो सकती। शिक्षक पढ़ाता रहे और बच्चे कुछ पढ़े ही ना, तो एक तरफा तो नहीं हो सकती है। निष्क्रिय रहकर भी नहीं हो सकती है, शिक्षक बालक दोनों निष्क्रिय हैं तो यह प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। स्थिर भी नहीं है, तो सही जवाब है द्विपक्षीय। इसमें दोनों पक्ष जब शामिल होंगे तभी जो है सीखने की प्रक्रिया हो पाएगी। अब अगला प्रश्न है, बालक का आत्मविश्वास बढ़ता है। तो बालक का आत्मविश्वास कब बढ़ता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, आलोचना से नहीं, तब तो उसका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। प्रशंसा से? ठीक है, बढ़ता है। दंड से नहीं, और भय से भी नहीं बढ़ता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रशंसा जब मिलेगी बच्चे को तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब अगला प्रश्न है, अधिगम में सबसे बड़ी बाधा है। तो भाई सबसे बड़ी बाधा इनमें से क्या है? प्रेरणा तो नहीं हो सकती बाधा, रुचि भी बाधा नहीं, अभ्यास भी बाधा नहीं। तो सबसे बड़ी बाधा है भय, यानी कि डर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू इनमें से क्या है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या सर्वांगीण? तो इसका सही जवाब है कि सर्वांगीण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, सीखने में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसमें से सीखने का यहाँ पे होगा सिखाने में शिक्षक को क्या करना चाहिए। आदेश देना? नहीं, सिर्फ आदेश देने से कुछ नहीं होगा। सहयोग देना, दंड देना या डराना? तो ये दोनों तो नहीं होंगे। सबसे जो सही इसमें है वह है सहयोग देना। सीखने में, सिखाने में शिक्षक को सहयोग देना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, बालक का नैतिक विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो किससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? परिवार से, विद्यालय से, समाज से या मित्रों से? तो सबसे ज्यादा बालक जो है समय देता है अपने परिवार को, तो वहीं से उसका व्यक्तित्व या नैतिक विकास सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है, सीखने में सक्रिय भागीदारी का अर्थ है। सीखने में सक्रिय भागीदारी आखिर होती क्या है? सुनना, लिखना, करना, याद करना। ये चार ऑप्शन हमारे हैं, तो इन चार में से हमको बताना है। तो सक्रिय भागीदारी का मतलब होता है डूइंग, यानी कि करना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, बाल विकास का अंतिम लक्ष्य है। तो बाल विकास का अंतिम लक्ष्य इनमें से क्या है? तो उसका अंतिम लक्ष्य है सर्वांगीण व्यक्तित्व, यानी कि जो पूरा व्यक्तित्व है वही अंतिम लक्ष्य, यानी कि सर्वांगीण बालक का विकास होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यह कुल 70 प्रश्न जो थे अभी हमने आपको करवाए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना बना, कितने प्रश्नों को आपने इसमें से सही किया। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ या फिर जो भी आपके जानने वाले तैयारी कर रहे हो यूपी, टीटी या सीटेट की, उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनकी भी तैयारी बेहतर तरीके से हो पाए। और आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ में।
अब मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।